नमस्कार भाई। स्वागत है आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास नंबर 6 के अंदर। भाई 5 क्लास हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखी है भाई तो उनका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चैनल के ऊपर आपको एक अलग से प्लेलिस्ट मिल जाएगी भाई, जिसके अंदर आपको ये 6 की 6 क्लास देखने को मिलेगी और आने वाली अगली क्लास भी उस प्लेलिस्ट में डाल दी जाएगी भाई। और आज हम आपके लिए नया क्या लेकर आए भाई, इस क्लास के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास भी देखने को मिलेगी आज के आज ही भाई। जैसे ये क्लास अपलोड होगी साथ के साथ आपको इसकी प्रैक्टिस क्लास भी देखने को मिलेगी, जिसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, या फिर आपके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना देंगे भाई, जिसके अंदर आपको ढूंढने में मुश्किल ना हो, आसानी हो जाए। ठीक है, तो इस क्लास को पूरा देखने के बाद आप लोग अपनी प्रैक्टिस क्लास ज़रूर लगाना। आपको पता चलेगा भाई कितना आपने सीखा है, कितना और सीखने की आवश्यकता है। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे हरियाणा का प्राचीन इतिहास भाई। इस वीडियो के अंदर हम हरियाणा का प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, जो साहित्य के द्वारा, पुस्तकों द्वारा, वेद द्वारा हमें जानने को मिलता है, हरियाणा का प्राचीन इतिहास। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम, तो सबसे प्राचीन नाम क्या है? रज हरियाणे भाई। हरियाणा का सबसे प्राचीन नाम क्या है? रज हरियाणे, जो हमें ऋग्वेद से मिलता है भाई। रज हरियाणे कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से भाई। बात करें ऋग्वेद के 8वें मंडल में 25वें सूक्ति के अंदर 22वें श्लोक में हमें रज हरियाणे देखने को मिलता है। रज हरियाणे का वर्णन ऋग्वेद के 8वें मंडल 25वें सूक्ति और 22वें श्लोक में हमें देखने को मिलता है। बात करें महाभारत काल में, तो महाभारत में हरियाणा को क्या कहा जाता था? बहुधान्यक भाई। महाभारत काल में हरियाणा को बहुधान्यक कहा जाता था। और बहुधान्यक का अर्थ क्या है? बहुत सारा अनाज पैदा करने वाली भूमि या करने वाला प्रदेश भाई। बहुधान्यक का क्या अर्थ है? बहुत अधिक अनाज उत्पन्न करने वाला प्रदेश। बात करें हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था, तो हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम ब्रह्मावर्त था भाई। हरियाणा का पहला प्रादेशिक नाम क्या था? ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका भाई। ब्रह्मावर्त या फिर ब्रह्मा जी की उत्तर वेदिका। जनश्रुति के अनुसार भाई, कौन से ग्रंथ के अनुसार? जनश्रुति के अनुसार ऐसा माना गया है कि ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास बैठकर सृष्टि की रचना की थी भाई। कहाँ बैठकर? कुरुक्षेत्र में जो ब्रह्म सरोवर है उसके पास बैठकर ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की थी। किसके अनुसार? जनश्रुति के अनुसार भाई। किसके अनुसार? जनश्रुति के अनुसार। 6ठी सदी के अंदर हरियाणा का नाम क्या था भाई? तो 6ठी सदी में हरियाणा को कहा गया था श्रीकंठ जनपद भाई। ये बात याद रखेंगे, 6ठी शताब्दी के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया था? श्रीकंठ जनपद भाई। यह नाम किसके द्वारा? नाग शासकों द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था श्रीकंठ जनपद नाम? नाग शासकों द्वारा दिया गया था। बात करें 9वीं शताब्दी की, तो 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा को हरियाल कहा गया भाई। क्या कहा गया? हरियाल। किसके द्वारा नाम दिया गया था? तोमर वंश द्वारा। किसके द्वारा कहा गया भाई? 9वीं शताब्दी के अंदर हरियाणा को क्या कहा गया? हरियाल। किसके द्वारा कहा गया? तोमर वंश के द्वारा कहा गया था भाई। वहीं पर बात करें 14वीं शताब्दी के अंदर पहली बार हरियाणा शब्द, जो हरियाणा शब्द है वो तुगलक वंश के द्वारा दिया गया भाई। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में हरियाणा जो शब्द है किसके द्वारा? तुगलक वंश के द्वारा दिया गया भाई। किसके द्वारा दिया गया था? तुगलक वंश के द्वारा दिया गया था। पहले अभियाना, अभी हरियाणा, 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 हरियाणा भाई। इस तरह हरियाणा का नाम विकसित हुआ भाई। वेदों की बात करें तो कितने वेद है? 4। वेदांग कितने भाई? वेदांग की बात करें तो 6 वेदांग है। उपनिषद कितने हैं? 108। महाभारत में, रामायण में जो पुराण है टोटल कितने? 18। इन सभी पुराणों के अंदर किसका जिक्र हमें मिलता है? हरियाणा का भाई। तो हरियाणा का जिक्र की बात करें तो वेदों के अंदर हरियाणा का जिक्र है भाई, वेदांगों के अंदर हरियाणा का जिक्र है, उपनिषद के अंदर हरियाणा का जिक्र है, महाभारत में, रामायण में और सभी पुराणों के अंदर हरियाणा का जिक्र हमें देखने को मिलता है भाई। किस पुराण में हरियाणा की प्राचीन नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है? तो वामन पुराण के अंदर। कौन से पुराण में? वामन पुराण के अंदर हमें हरियाणा की प्राचीन नदियों का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। तो जो हरियाणा की प्राचीन नदियों का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है देखने को हमें? वामन पुराण के अंदर। वामन पुराण में कितनी नदियों का उल्लेख है? 9 नदियों का उल्लेख है भाई। और 7 प्रकार के वनों का, जिसमें से जो सिरसा का
सरिस्का वन है उसका वर्णन भी हमें वामन पुराण के अंदर देखने को मिलता है भाई। और जो हरियाणा की सरस्वती दृष्टवती नदी है इनका वर्णन भी हमें वामन पुराण के अंदर देखने को मिलता है। बात करते हैं इतिहास की, तो हमें कैसे पता चलता है भाई, इतिहास की जानकारी हमें किस प्रकार मिलती है भाई। तो जो इतिहास की जानकारी है अभिलेखों से मिलती है या फिर शिलालेखों से मिलती है भाई। अभिलेख या शिलालेख क्या बोलते हैं भाई, जो पत्थर होता है पत्थर के ऊपर जो अक्षर उभारे होते हैं उनको बोलते हैं अभिलेख या फिर शिलालेख भाई। इतिहास की जानकारी और विद्वानों से भी मिलती है भाई हमें इतिहास की जानकारी, नदियों के माध्यम से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, सभ्यता से भी हमें इतिहास की जानकारी मिलती है, सरोवर से भी इतिहास की जानकारी मिलती है भाई, किलों से जानकारी मिलती है, ग्रंथों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से हमें इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है भाई। और जो सिक्के हो गए, जो किले हो गए, सरोवर हो गए, ग्रंथ हो गए, इन सभी को हम क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं भाई। इन सभी को क्या कहते हैं, साक्ष्य कहते हैं भाई। तो इस प्रकार हमें इतिहास की जानकारी देखने को मिलती है। तो बात करें सिक्कों की, तो हरियाणा के अंदर जो सबसे प्राचीन सिक्कों की बात करें तो हमें इंडो ग्रीक सिक्के देखने को मिले भाई। सबसे प्राचीन सिक्के हरियाणा के अंदर कौन से सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्के, जो तीसरी सदी के भाई, किसके कौन सी सदी के हैं, तीसरी सदी के। कहाँ से देखने को मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक से भाई। तो इंडो ग्रीक सिक्के हमें कहाँ से देखने को मिले हैं, खोखरा कोट रोहतक से भाई, ठीक है। और कौन सी धातु के है, तांबा और चांदी धातु के भाई। कौन सी धातु के है, तांबा और चांदी धातु के इंडो ग्रीक सिक्के, कहाँ से, खोखरा कोट रोहतक से भाई। वहीं पर कुषाण कालीन सिक्कों की बात करें तो मित्ताथल भिवानी से भाई। कुषाण कालीन सिक्के हमें कहाँ देखने को मिले हैं, मित्ताथल भिवानी से। और कनिष्क के समय के सिक्के डालने के जो सांचे हैं वो कहाँ से मिले हैं, नौरंगाबाद भिवानी से भाई। कहाँ से मिले हैं, नौरंगाबाद भिवानी से और खोखरा कोट रोहतक से हमें कनिष्क के समय के सिक्के के ढांचे हैं वो देखने को मिले हैं। तो याद रखेंगे हम क्या, जो राज्य के सबसे प्राचीन सिक्के भाई वो हमें इंडो ग्रीक सिक्के, कौन से सिक्के हैं, इंडो ग्रीक सिक्के हैं। कौन सी सदी के हैं, तीसरी सदी के भाई। कौन सी सदी के, तीसरी सदी के। कहाँ से मिले हैं, खोखरा कोट। और खोखरा कोट कहाँ पड़ता है, रोहतक के अंदर भाई। और जो ये सिक्के हैं कौन सी धातु के हैं, तांबा व चांदी धातु के भाई। कुषाण कालीन सिक्के कहाँ से मिले हमें, कुषाण कालीन सिक्के भाई मित्ताथल भिवानी से हमें देखने को मिले हैं। और जो कनिष्क के समय भाई सिक्के ढालने के सांचे थे वो कहाँ से, नौरंगाबाद से और खोखरा कोट रोहतक से भाई। और जो नौरंगाबाद है वो भिवानी के अंदर पड़ता है भाई। तो यहाँ पर हम क्या याद रखेंगे भाई, यहाँ पर याद रखेंगे जो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल और कौन सी नदी के किनारे है उसकी हमने एक ट्रिक बनाई हुई है। तो ट्रिक से माध्यम से हम पढ़ेंगे भाई। तो देखिए ट्रिक क्या हमारी, लोभी मोसी ने हरा कंगा रमा को दे दिया। दोबारा से पढ़िए, लोभी मोसी ने हरा कंगा रमा को दे दिया, उसने रोष में आकर बस के नीचे कुचल दी भाई। रोष में आकर क्या कर दिया, बस के नीचे कुचल दी। तो बात करें लोभी की, लोभी से क्या बनेगा, लो से बन गया हमारा लोथल भाई। लो से क्या बन गया, लोथल, जो कहाँ पर है, गुजरात में है भाई। और भी से बन गया हमारा भोगवा नदी। कौन सी नदी, भोगवा नदी भाई। जो लोथल गुजरात के अंदर है वो कौन सी नदी के किनारे है, भोगवा नदी के किनारे भाई। बात करें मोसी से, मो से हमारा बन गया मोहन जोदड़ो भाई। मो से क्या बन गया है, मोहन जोदड़ो। और सी से बन गया सिंधु नदी किनारे पर। तो मोहन जोदड़ो किस नदी किनारे है, सिंधु नदी के किनारे है। वहीं पर हम बात करेंगे हरा, हरा से क्या बन गया भाई, है से बन गया हमारा हड़प्पा। और रा से बन गया रावी नदी भाई। तो हड़प्पा स्थल कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे है। बात करें कंगा की, तो कै से हमारा कालीबंगन और गै से हमारा गग्गर नदी बन गया भाई। तो जो कालीबंगन है वो कहाँ पर है, गग्गर नदी के किनारे पर है भाई। बात करें रमा की, रै से हमारा रंगपुर हो गया भाई। और रंगपुर मादर नदी के किनारे में स्थित है भाई। वहीं पर बात करें रोस, रोस में हमारा रै से रोपड़ हो गया भाई। क्या हो गया, रोपड़। और सै से सतलुज नदी के किनारे पर। जो रोपड़ स्थल है वो सतलुज नदी के किनारे है। बात करें बस की, बै से हमारा बनावली हो गया भाई। और बनावली कौन सी नदी के किनारे पर है, सरस्वती नदी के किनारे पर है। तो ये सभी ने याद रखना है कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है। जैसे पूछा जाएगा मोहनजोदड़ो स्थल, जो हड़प्पा सभ्यता का इंपॉर्टेंट स्थल है वो कौन सी नदी के किनारे है, तो राइट आंसर होगा हमारा सिंधु नदी के किनारे भाई। वैसे पूछ लिया जाएगा जो बनावली स्थल है वो कौन सी नदी किनारे है, तो सरस्वती नदी किनारे है। तो कैसे याद रखेंगे, लोभी मोसी ने हरा कंगा रमा को दे दिया, उसने रोष में आकर बस के नीचे कुचल दी। तो लोभी से हमारा लोथल जो भोगवा नदी के किनारे भाई। मोसी से हमारा मोहनजोदड़ो जो सिंधु नदी के किनारे है।
हरा से हमारा हड़प्पा जो रावी नदी के किनारे है, कंगा जो कालीबंगन गग्गर नदी के किनारे है, रमा से हमारा रंगपुर जो मादर नदी के किनारे है, और रोस से हमारा रोपड़ जो सतलुज नदी के किनारे है, और बस से हमारा बनावली जो सरस्वती नदी के किनारे है। तो ये हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल है और साथ में उनकी नदियां हैं। बात करें अभिलेखों के साक्ष्य के बारे में, तो अभिलेखों में राज्य में जो सबसे प्राचीन अभिलेख है वो टोपरा अभिलेख है भाई। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा अभिलेख है? टोपरा अभिलेख है। अब पूछ लिया जाए आपसे टोपरा अभिलेख की भाषा कैसी है, तो टोपरा अभिलेख की भाषा प्राकृतक है भाई। कौन सी भाषा है? प्राकृतक भाषा है। और साथ में ये पूछ लिया जाए तो टोपरा अभिलेख की लिपि कौन सी, तो ब्राह्मी लिपि भाई। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि है। और टोपरा अभिलेख मिला कहाँ से है? यमुनानगर जिले से भाई। कहाँ से मिला है? यमुनानगर जिले से भाई। और किससे संबंधित है? तो इसका संबंध जो टोपरा अभिलेख है अशोक एवं विगर राज चतुर्थ से भाई। किससे है? अशोक एवं विगर राज चतुर्थ से है। और इस अभिलेख को जो फिरोज शाह तुगलक था भाई, गुलाम तुगलक वंश का जो शासक था, दिल्ली ले गया था भाई। कौन से अभिलेख को? टोपरा अभिलेख को। कहाँ से ले गया था? यमुनानगर से। कहाँ शिफ्ट कर दिया था? दिल्ली। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने भाई। ये बातें याद रखेंगे। और कौन सी सदी का अभिलेख है? तो तीसरी सदी का अभिलेख है भाई। कौन सी सदी का अभिलेख है? तीसरी सदी का अभिलेख है भाई। दोबारा से रिपीट करते हैं बात को। राज्य का सबसे प्राचीन अभिलेख की बात करें, टोपरा अभिलेख है भाई। भाषा कौन सी इसकी? प्राकृतक भाषा है। लिपि कौन सी है? ब्राह्मी लिपि भाई। कौन सी लिपि है? ब्राह्मी। कौन से जिले में? भाई यमुनानगर जिले के अंदर। किससे संबंधित है? अशोक एवं विगर राज चतुर्थ से भाई। इसको दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक इसको दिल्ली लेकर चला गया था भाई। और कौन सी सदी का है? तीसरी सदी का अभिलेख है भाई। अभिलेख या शिलालेख क्या होता है? एक प्रकार का एक पत्थर होगा भाई, जिसके ऊपर क्या लिखा है? कुछ न कुछ लिखा होता है, शब्द उकेरे जाते हैं, उसे अभिलेख बोलते हैं। ये बात हम ध्यान रखेंगे। बात करते हैं गुजरी महल जो हिसार जिले के अंदर है भाई। गुजरी महल जो हिसार जिले में 1355 के अंदर किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने भाई। 1355 में किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। जिसमें हमें 8 अभिलेख देखने को मिलते हैं भाई। कितने अभिलेख है? 8 अभिलेख हमें देखने को मिलते हैं। इसमें भागवतों की सूचना मिलती है। जो ये 8 अभिलेख है, इन अभिलेखों के अंदर भागवतों की सूचना हमें देखने को मिलती है। और जो गुजरी महल में अभिलेख है, राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख यहीं से मिले भाई। तो राज्य में सबसे ज्यादा अभिलेख कहाँ से मिले हैं? गुजरी महल से। कितने अभिलेख मिले हैं? 8 अभिलेख मिले हैं भाई। तो हरियाणा में कितनी श्रेणी का अभिलेख है भाई? तो 5 श्रेणी का अभिलेख है। कितनी श्रेणियों का अभिलेख है? 5 श्रेणियों के। टोटल कितने अभिलेख है? 37 अभिलेख है भाई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो हरियाणा में कितनी श्रेणी के अभिलेख है, तो हरियाणा के अंदर 5 श्रेणी के अभिलेख है भाई। कितनी श्रेणी के है? 5। टोटल अभिलेख कितने? 37। और इनके अंदर भाई जो अशोक के शिलालेख है वो अलग से है, ये काउंट नहीं होगा इनके अंदर। 37 के अंदर अशोक के जो शिलालेख है वो अलग से है। कितने हैं? 33 शिलालेख है भाई। अशोक के जो शिलालेख है हरियाणा के अंदर कितने हैं? 33 शिलालेख है। और हरियाणा में जो कितने श्रेणी के अभिलेख है? 5 श्रेणियों के, यानी 5 कैटेगरियों का अभिलेख है। टोटल 37 अभिलेख है भाई। लाडनू अभिलेख की बात करें तो लाडनू अभिलेख कहाँ से मिला भाई? राजस्थान के नागौर जिले से। कहाँ से? राजस्थान के नागौर जिले से। इस अभिलेख के अंदर प्राचीन काल में हरियाणा की राजधानी दिल्ली बताई गई भाई। कौन सी बताई गई है? दिल्ली। और लाडनू अभिलेख के अनुसार प्राचीन काल में हरियाणा की राजधानी क्या होती थी? दिल्ली होती थी। क्या होती थी? दिल्ली। बात करें करनाल अभिलेख की, तो करनाल अभिलेख की जो लिपि होती थी वो ग्रोष्ठी लिपि होती थी भाई। तो ये क्वेश्चन ध्यान रख लेना है। करनाल अभिलेख की लिपि कैसी होती थी? कौन सी होती थी? तो ग्रोष्ठी लिपि होती थी। कौन सी होती थी? ग्रोष्ठी लिपि। जो यमुनानगर के अंदर टोपरा अभिलेख मिला भाई, कौन से गांव से? सुंद गांव से। कौन से गांव से? सुंद गांव से। 12 खड़ी का अभिलेख कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 12 खड़ी का अभिलेख भाई। बात करें लाओस अभिलेख की, तो लाओस अभिलेख में कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन देखने को मिलता है। अगर यहाँ से क्वेश्चन उठता है तो क्या बनेगा? कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन किस अभिलेख में देखने को मिलता है? तो याद रखेंगे लाओस अभिलेख के अंदर भाई। कौन से अभिलेख से? लाओस अभिलेख से हमें कुरुक्षेत्र की महिमा का वर्णन का पता चलता है। मिहिर भोज का अभिलेख भाई तो पेहवा से मिला है। कौन सी सदी का है? 9वीं सदी का है। जिसमें घोड़ों का व्यापार के अंदर पेहवा को बताया गया है। तो 9वीं सदी के अंदर घोड़ों का व्यापार के अंदर जो था अपनी चरम सीमा पर था। किसके समय? राजा मिहिर भोज के समय भाई। किसके समय? राजा मिहिर भोज के समय भाई।
पेहवा कुरुक्षेत्र में है जो पेहवा को हरियाणा का गया बोलते हैं भाई। तो पेहवा को हरियाणा का क्या बोलते हैं? गया, जिसमें पूर्वजों का पिंडदान किया जाता है भाई। तो हरियाणा का गया किसे बोला जाता है? हरियाणा का गया पेहवा जो कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ता है उसको बोला जाता है। बात करें अग्रोहा अभिलेख की, तो अग्रोहा कहाँ से? हिसार के अंदर से भाई। कहाँ से मिला है? हिसार में। प्राचीन काल में जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अग्रवा था भाई। तो प्राचीन काल के अंदर जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ था? अग्रवा। संगीत के साथ स्वरों का जानकारी भी कहाँ से मिलती है? अग्रवा से मिलती है भाई। और वैश्य समाज का उद्गम स्थल भी कहाँ है? अग्रवा से। वैश्य समाज का उद्गम स्थल भी कहाँ से हुआ है? अग्रवा से हुआ भाई। जो हमारे साहित्य के साक्ष्य हैं, तो सबसे पहले बात करते हैं हम जैन धर्म की भाई। तो प्राचीन काल में जैन धर्म हरियाणा का मुख्य केंद्र कहाँ था? अग्रवा और हांसी में। तो जैन धर्म का मुख्य केंद्र प्राचीन काल में हरियाणा का अग्रवा और हांसी था भाई। तो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार का देखने को मिलता है भाई? प्राचीन काल में हरियाणा से जैन धर्म का मुख्य केंद्र क्या था? अग्रवा और हांसी हमारा राइट आंसर हो जाएगा भाई। पुष्पदंत में भी हरियाणा का जिक्र देखने को मिलता है। लोहाचार्य भी जैन धर्म के प्रमुख संत थे भाई। तो जैन धर्म के प्रमुख संत कौन थे? लोहाचार्य भाई। कौन थे? लोहाचार्य। बात करते हैं हम बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक है भाई महात्मा बुद्ध। प्राचीन काल में हरियाणा में जो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था वो यमुनानगर का सुंग गांव था भाई। कौन सा था? शुद्ध बोल सकते हैं, सुंग गांव बोल सकते हैं, यमुनानगर जिले में भाई। जो महात्मा बुद्ध के बाल एवं नाखून है वो सुंग गांव के अंदर रखे गए थे भाई। कहाँ पर रखे गए थे? सुंग गांव जो यमुनानगर जिले के अंदर पड़ता है। बात करें ग्रंथ की, दिव्यदान में बौद्ध ग्रंथ जो दिव्यदान है, इस ग्रंथ में राज्य के दो शहरों का वर्णन है, रोहतक और सिरसाबाई, और अग्रवा का छोटा कस्बा का भी वर्णन देखने को मिलता है। दिव्यदान ग्रंथ के अंदर राज्य के किन दो शहरों का वर्णन में देखने को मिलता है भाई? तो रोहतक और सिरसा का। कौन कौन से दो शहरों का? रोहतक और सिरसा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। वहीं पर बात करें मझी निकाय, कौन सा ग्रंथ है भाई? मझिम निकाय जो राजनीतिक वर्णन मिलता है, टोपरा अभिलेख यमुनानगर में भाई, जो तीसरी सदी का है। हरियाणा के जो मझिम निकाय है ना भाई, जो मझिम निकाय है उसके अंदर किसका वर्णन मिलता है? राजनीतिक वर्णन देखने को मिलता है। और टोपरा अभिलेख है जो यमुनानगर के अंदर है वो तीसरी सदी का अभिलेख है। किस सदी का है? तीसरी सदी का अभिलेख है, जो हमने अभी अभी ऊपर पढ़ा था भाई। बात करें हरियाणा के इतिहास में कितनी सभ्यताओं का वर्णन देखने को मिलता है भाई? तो हरियाणा के इतिहास में 3 सभ्यताएं हैं। कौन कौन सी है? सीसवाल सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है और वैदिक सभ्यता में। तो हरियाणा के इतिहास में हमें 3 सभ्यताएं देखने को मिलती है, सीसवाल सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीसवाल सभ्यता की। तो सीसवाल सभ्यता, सीसवाल गांव के अंदर जो आदमपुर में पड़ता है, हिसार जिले के अंदर भाई। इसकी खोज किसने की भाई? डॉक्टर सूरजभान ने की थी भाई। सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? डॉक्टर सूरजभान ने 1968 के अंदर भाई। कब की थी? 1968 में। ये सभ्यता किस नदी के तट पर थी भाई? तो चोट्टांग नदी के तट पर थी भाई। ये सभ्यता किस नदी के तट पर थी? चोट्टांग नदी के तट पर थी। कौन सी सभ्यता? सीसवाल सभ्यता। ये सभ्यता किस शहर से मिलती जुलती थी भाई? तो कालीबंगन शहर जो राजस्थान के अंदर पड़ता है उससे मिलती जुलती थी। सीसवाल सभ्यता में जो लोग थे, जो जाति के थे, वो निग्रो ऑस्ट्रेलियन थे भाई। कौन से थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन। और सीसवाल सभ्यता के कितने सतलों की जानकारी मिलती है हमें? 29 सतलों की भाई। कितने सतलों की जानकारी मिलती है? 29 सतलों की जानकारी हमें मिलती है। और सबसे ज्यादा सतल की बात करें तो हिसार के अंदर भाई। सबसे ज्यादा सतल कहाँ पर है? हिसार में। किस प्रकार की सभ्यता थी? कृषक सभ्यता थी भाई। किस प्रकार की थी? कृषक सभ्यता थी। नवपाषाण कालीन सभ्यता थी भाई। कौन सी थी? नवपाषाण कालीन सभ्यता थी। हस्तिनापुर में से चावल के साक्ष्य मिले भाई। चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर से मिले भाई। कहाँ से मिले हैं? हस्तिनापुर से। बात करें सीसवाल सभ्यता की, तो ये तांबे का आयात करते थे भाई। तांबे का आयात कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से भाई। कहाँ से आयात करते थे? खेतड़ी राजस्थान से। मॉडल यानी लोग कैसे थे भाई? लोग छोटे कद के थे, नाक इनकी चपटी थी और रंग इनका गेहुआ था भाई। तो ये हमारी सीसवाल सभ्यता के बारे में जानकारी थी। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सीसवाल गांव से मिली है। सीसवाल सभ्यता की जानकारी आदमपुर में पड़ता है जो हिसार जिले के अंतर्गत आता है। खोज 1968 में डॉक्टर सूरजभान ने की थी। तो क्वेश्चन देखने को मिल सकता है सीसवाल सभ्यता की खोज किसने की? डॉक्टर सूरजभान ने। कब की? 1968 से की। और ये कौन सी नदी के तट पर थे भाई? तो चोट्टांग नदी के तट पर थे। कौन सी नदी के तट पर थे? चोट्टांग नदी के तट पर थे भाई। और सीसवाल सभ्यता किससे मिलती जुलती है? कालीबंगन शहर से भाई। किससे मिलती है? कालीबंगन शहर से। कुल कितने सथल मिले हैं? 29 सथल मिले भाई। और किस जाति के लोग थे? निग्रो ऑस्ट्रेलियन जाति के लोग थे भाई।
सबसे ज्यादा सतल कहाँ से मिले हैं? हिसार से मिले भाई। कैसी सभ्यता थी? कृषक सभ्यता थी भाई। नवपाषाण कालीन सभ्यता थी। हस्तिनापुर से किसके साक्ष्य मिले? हस्तिनापुर से चावल के साक्ष्य मिले। किसका आयात करते थे सीसवाल सभ्यता के लोग? तांबे का आयात करते थे भाई। कहाँ से? खेतड़ी राजस्थान से। लोग छोटे कद के थे, नाक चपटी थी, रंग उनका गेहुआ था। तो दूसरी सभ्यता की बात करें, हमारी हड़प्पा सभ्यता भाई। हरियाणा के अंदर हमें जो दूसरी सभ्यता है वो हड़प्पा सभ्यता देखने को मिलती है। तो कार्बन 14 जो है भाई, उस प्रणाली के अनुसार जो हड़प्पा सभ्यता का टाइम पीरियड है वो 2350 से 1750 बीसी तक का है। सबसे पहला खोजा गया शहर कौन सा है? हड़प्पा शहर है, जो रावी नदी के तट पर है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। किसने की थी? 1921 में दयाराम साहनी ने। उस समय जो पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे वो कौन थे? सर जॉन मार्शल थे, जिनको 1919 में नियुक्त किया गया था। सर जॉन मार्शल को पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष थे। हड़प्पा के बाद जो दूसरा शहर खोजा गया वो मोहनजोदड़ो था। कौन सा था? मोहनजोदड़ो, जो 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा खोजा गया था। किस नदी के तट पर? सिंधु नदी के तट पर। जो सिंधु जल समझौता है वो किस किस देश के बीच में? भारत और पाकिस्तान के बीच में। भाई कब हुआ था? 1960 के अंदर में। सिंधु जल समझौता भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 के अंदर हुआ था। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला सतल हड़प्पा 1921 में, रावी नदी किनारे, दयाराम साहनी जी ने। अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल 1919 में जो बने थे। दूसरा सतल था भाई मोहनजोदड़ो, 1922 में राखलदास बैनर्जी द्वारा खोजा गया, सिंधु नदी के तट पर खोजा गया। और सिंधु नदी का जो समझौता हुआ है, जल समझौता हुआ भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था भाई। कब हुआ था? 1960 के अंदर हुआ था। मोहनजोदड़ो कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। और हड़प्पा का जुड़वा शहर बोला जाता है। किसको बोला जाता है हड़प्पा का जुड़वा शहर? मोहनजोदड़ो को भाई। मोहनजोदड़ो को हड़प्पा का जुड़वा शहर भी कहा जाता है। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 483 किलोमीटर दोनों के बीच की दूरी है। हड़प्पा सभ्यता है, उसके उपनाम यानी और क्या क्या नाम है? नगरीय सभ्यता भी बोला जाता है इसको, कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, सिंधु सभ्यता भी कहा जाता है, इसका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है भाई। तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं, नगरीय सभ्यता बोल सकते हैं, कांस्य युगीन सभ्यता बोल सकते हैं, सिंधु सभ्यता भी बोल सकते हैं इसको। हड़प्पा सभ्यता हरियाणा के अंदर है। तो हरियाणा के अंदर सबसे बड़ा सतल है राखी गढ़ी भाई। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा सतल कौन सा सतल है? राखी गढ़ी सतल है भाई, हरियाणा के अंदर। ये नारनौंद हिसार जिले में पड़ता है भाई। राखी गढ़ी कहाँ पर स्थित है? नारनौंद के अंदर, हिसार जिले के अंदर भाई। इस शहर की खोज 1997 में भाई। तो राखी गढ़ी स्थल की खोज 1997 में अमरेंद्र नाथ ने की थी भाई। किसने की थी? 1997 में अमरेंद्र नाथ ने की थी भाई। यह शहर किस नदी के तट पर भाई? तो द्रस्तवती नदी के। कौन से तट पर है? द्रस्तवती नदी, जो वर्तमान में लुप्त हो चुकी है, उसके तट पर है। राखी गढ़ी से क्या क्या साक्ष्य मिले भाई? गेहूं के साक्ष्य मिले, जौ के साक्ष्य मिले हैं, 9 बड़े टीले देखने को मिले हैं। क्षेत्रफल कितना राखी गढ़ी का? 300 एकड़ भाई। कितने एकड़ में मिला है ये स्थल? 300 एकड़ के अंदर। पत्थर से बने आभूषण भी मिले हैं और 4500 वर्ष पुराना प्रेमी जोड़ा भी यहाँ से मिला भाई। और हरियाणा का पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी कहाँ पर है? राखी गढ़ी के अंदर है। और इसको विरासत स्थल 2012 में घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ से हम राखी गढ़ी से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य है वो याद रखेंगे। राखी गढ़ी से हमें गेहूं और जौ के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले हैं? नंबर 1 गेहूं और जौ के। और यहाँ पर हमें 9 बड़े टीले देखने को मिले। कितने बड़े टीले? 9 बड़े। और इस स्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है? लगभग 300 एकड़ है भाई। और हरियाणा पुरातत्व विभाग का संग्रहालय भी कहाँ पर है? राखी गढ़ी के अंदर है। बात करें इसको विरासत स्थल में कब घोषित किया था? 2012 के अंदर। 4500 वर्ष का जो पुराना प्रेमी जोड़ा है वो भी यहाँ पर देखने को मिला है। पत्थर से बने आभूषण भी राखी गढ़ी से हमें देखने को मिले हैं। और यह किस नदी के किनारे था? द्रस्तवती नदी के किनारे था, जो वर्तमान में यहाँ से विलुप्त हो चुकी है। बात करें हड़प्पा सभ्यता का हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन गांव, तो हरियाणा के अंदर सबसे प्राचीन गांव याद रखेंगे हम बिडराना भाई। कौन सा गांव है? बिडराना, जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे भाई। कौन सी नदी के किनारे? सरस्वती नदी के किनारे भाई। राज्य का सबसे प्राचीन गांव, तो राज्य का सबसे प्राचीन गांव की बात करें तो कुणाल गांव, जो फतेहाबाद के अंदर भाई। ये भी कौन सी नदी के किनारे पर है? सरस्वती नदी के किनारे पर है। यहाँ पर आप कंफ्यूज नहीं होना भाई। देखो 2 बातें हैं, ध्यान रखना। हड़प्पा सभ्यता का राज्य में सबसे प्राचीन गांव तो बिडराना, जो फतेहाबाद में पड़ता है। और हरियाणा का सबसे प्राचीन गांव की बात करें तो कुणाल गांव, जो
सरस्वती नदी किनारे फतेहाबाद के अंदर पड़ता है भाई। कहाँ पड़ता है? फतेहाबाद में। कुणाल के साक्ष्य क्या क्या भाई? 5,000 साल पुराने जो मानव बस्ती देखने को मिली है, राजा का मुकुट देखने को मिला है, मछली पकड़ने वाले कांटे देखने को मिले हमें। और खोज किसने की थी? 1986 में एमएच आर्य और जेएस खत्री ने भाई। कुणाल के जो साक्ष्य मिले, कुणाल गांव की जो खोज है वो किसने की थी? 1986 में भाई एमएच आर्य और जेएस खत्री ने की थी भाई। और यहाँ से जो तांबे की धातु है वी की आकृति के हिस्से में उसके जो आकार देखने को मिले हैं भाई। बात करें बनावली की, तो बनावली फतेहाबाद में है। खोज रविंदर सिंह बिष्ट ने कब की थी? 1973-74 के अंदर की थी भाई, सरस्वती नदी के तट पर भाई। जो बनावली गांव है कौन सी नदी के तट पर है? सरस्वती नदी के तट पर भाई। और इससे साक्ष्य क्या मिले हैं? बैलगाड़ी के पहिए के निशान, जौ और गेहूं के साक्ष्य, नकली हल मिला है, जुते हुए खेत देखने को मिले हैं, चूड़ियों के साक्ष्य भी हमें बनावली से मिले हैं। तो कई बार आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है भाई, चूड़ियों के साक्ष्य किस गांव से में देखने को मिले हैं? तो बनावली भाई। कौन से गांव से? बनावली, जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। बात करें फरमाना, हड़प्पा सभ्यता का राज्य में दूसरा सबसे बड़ा स्थल है भाई। कहाँ पड़ता है? रोहतक के अंदर। कौन सी नदी किनारे है? सरस्वती नदी के किनारे है। यहाँ से क्या मिला है? 4 शैलखड़ी की मोहरें मिली हैं। और सबसे बड़ा कब्रिस्तान जो 5 हेक्टेयर के अंदर फैला वो कहाँ से देखने को मिला? फरमाना खासे में देखने को मिला है। तो साक्ष्य ध्यान रखना है, 4 शैलखड़ी की मोहरें फरमाना से, सबसे बड़ा कब्रिस्तान कहाँ से? फरमाना से, और हड़प्पा सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल फरमाना जो रोहतक के अंदर पड़ता है। पहला की बात करें, पहला कौन सा है? तो पहला राखी गढ़ी है भाई, दूसरा फरमाना है। अब हम बात करेंगे वैदिक सभ्यता की भाई। किसकी बात करेंगे? वैदिक सभ्यता की। वैदिक सभ्यता, आर्य सभ्यता जिसको बोला जाता है, ये कहाँ थी भाई? सरस्वती नदी के किनारे भाई। कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे। और ऋग्वेद काल के अंदर भाई सरस्वती नदी को सबसे पवित्र नदी माना है। और सरस्वती नदी का ही दूसरा नाम क्या था? दृष्टवती नदी भाई। सरस्वती नदी का दूसरा नाम क्या था? दृष्टवती नदी। और जो हरियाणा में यमुनानगर से प्रवेश करती है भाई। सरस्वती नदी जो हरियाणा में कहाँ से प्रवेश करती है? यमुनानगर से भाई। बात करें महाभारत की भाई, तो महाभारत जय संहिता जिसका दूसरा नाम है, उसके अंदर कितने श्लोक हमें देखने को मिलते हैं? 1,00,000 श्लोक भाई। कितने श्लोक देखने को मिलते हैं? 1,00,000 श्लोक। विश्व का सबसे बड़ा काव्य है भाई। विश्व का सबसे बड़ा काव्य कौन सा है? महाभारत या फिर जय संहिता भी हमें ऑप्शन को देखने को मिल सकता है भाई। बात करें महाभारत का युद्ध, युद्ध कितने दिन चला था भाई? युद्ध 18 दिन चला था भाई। महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। 18 अक्षणी सेना थे भाई। कितनी थी? 18 अक्षणी सेना। और अभिमन्यु की हत्या 13वें दिन हुई थी भाई। अभिमन्यु की हत्या कौन से दिन हुई थी? 13वें दिन। कुरुक्षेत्र में जो अमीन गांव पड़ता है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभिमन्युपुर गांव रख दिया गया है। अमीन गांव का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? अभिमन्युपुर रख दिया गया है। जो महाभारत का युद्ध हुआ भाई थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर हुआ है, किसके अनुसार? डॉक्टर रोमिला के अनुसार 900 बीसी के आसपास हुआ भाई। तो डॉक्टर रोमिला के अनुसार जो युद्ध है कुरुक्षेत्र में हुआ वो 900 बीसी के आसपास हुआ भाई। और चक्रव्यूह की रचना कितने लोगों को आता था भाई? तो चक्रव्यूह रचना 7 लोगों को आता था भाई। कितने लोगों को आता था? 7 लोगों को आता है। और महाभारत के युद्ध में शुरुआत के अंदर ही गीता का उपदेश है जो भगवान कृष्ण ने श्री अर्जुन को दिया था भाई। अब संवाद की बात करें तो किस किस के बीच में हुआ था? अर्जुन और श्री कृष्ण के बीच में संवाद हुआ था भाई, जिसकी अवधि कितनी है भाई? 45 मिनट है भाई। गीत अवधि कितनी है? 45 मिनट है। अर्जुन को हे पार्थ कितनी बार कहा था? ये तथ्य जो याद रखने वाले भाई। अर्जुन को हे पार्थ 38 बार कहा था भाई। श्री कृष्ण ने अर्जुन को हे पार्थ कितनी बार कहा था? 38 बार। और श्री कृष्ण को हे केशव 85 बार कहा। किसने? अर्जुन ने। तो हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है, अर्जुन ने श्री कृष्ण को गीता के उपदेश में हे केशव कितनी बार कहा है? तो 85 बार कहा भाई। और श्री कृष्ण ने अर्जुन को हे पार्थ कितनी बार कहा भाई? 38 बार कहा। कितनी बार कहा है? 38 बार। बात करें कुंती का दूसरा नाम, जो पांडव की माता थी कुंती, उसका दूसरा नाम क्या था? प्रीथा था भाई। दूसरा नाम क्या था? प्रीथा था। ये बात तो आप याद रख लेंगे भाई। किस किस के बीच में संबोधन हुआ था भगवत गीता का? श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में भाई। और महाभारत के युद्ध होने के प्रमाण हमें भीमकुंड है, नवकुंड है, चंद्रकूप है, ये सभी हमें महाभारत के युद्ध के प्रमाण देखने को मिलते हैं। बात करें गीता का उपदेश की, तो गीता का उपदेश कहाँ दिया गया? ज्योतिषर सरोवर में, जो थानेश्वर कुरुक्षेत्र में पड़ता है।
वहाँ पर वट वृक्ष या बरगद का वृक्ष जो आज भी आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। और बाणगंगा भी यहीं पर भाई, कहाँ पर है, ज्योतिषर सरोवर के पास से भाई, जहाँ पर अर्जुन ने तीर मारकर धरती से पानी निकाला था और भीष्म पितामह की जो प्यास बुझाई थी। भीष्म पितामह को देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है भाई, और गंगा पुत्र के नाम से भी जाना जाता है, याद रख लेना भाई। अर्जुन को कपिल ध्वज भी कहा जाता है। अर्जुन का दूसरा नाम क्या है, कपिल ध्वज भी कहा जाता है। कुंती जो पांडवों की माता थी भाई, वो अपने पुत्रों की विजय के लिए जो ब्रह्म सरोवर के बीच में मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, उसके अंदर भगवान शिव की आराधना करती थी भाई। तो जो कुंती थी, पांडवों की माता थी, वो ब्रह्म सरोवर में जो स्थानेश्वर मंदिर है, कौन सा मंदिर है, स्थानेश्वर मंदिर है, उसके अंदर भगवान शिव की आराधना करती थी। और जो स्थानेश्वर मंदिर है उसको ही सर्वेश्वर मंदिर कहा जाता है भाई, ये बात भी याद रखनी है। स्थानेश्वर मंदिर को ही सर्वेश्वर मंदिर बोला जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे वर्धन वंश की भाई। किसकी बात करेंगे, वर्धन वंश की। वर्धन वंश का दूसरा नाम क्या है, पुष्यभूति वंश भाई। संस्थापक कौन थे, पुष्यभूति थे, जिन्होंने थानेश्वर कुरुक्षेत्र के अंदर इस वंश की स्थापना की थी भाई। और वर्धन वंश का जो तीसरी पीढ़ी के अंदर प्रभाकर वर्धन आया भाई, वो प्रभावशाली राजा माना जाता है भाई। तो वर्धन वंश का सबसे प्रभावशाली राजा कौन सा है, प्रभाकर वर्धन है भाई। बात करें वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति वंश ने की थी। वर्धन वंश का दूसरा नाम पुष्यभूति वंश है भाई। और इसका पहला प्रभावशाली राजा कौन था, प्रभाकर वर्धन था, जिसके 3 बच्चे हुए थे। कौन कौन, राज्यवर्धन, राजश्री, हर्षवर्धन भाई। तो राज्यवर्धन को प्रभाकर वर्धन के बाद गद्दी पर बैठाया गया। राजश्री जिसकी शादी ग्रह वर्मन के साथ की गई थी भाई, जो कन्नौज का शासक था, उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। शशांक ने किसकी हत्या कर दी थी भाई, ग्रह वर्मन की हत्या कर दी थी। धोखे से राज्यवर्धन को बुलाकर उसकी भी हत्या कर देता भाई। तो यहां पर ध्यान रखना भाई, क्या शशांक ने जो हत्या थी किसकी, ग्रह वर्मन की, किससे करवाई थी, देवगुप्त से करवाई थी भाई। किससे करवाई थी, देवगुप्त से। और देवगुप्त की हत्या किसने कर दी थी भाई, राज्यवर्धन ने कर दी थी। और राज्यवर्धन की हत्या फिर शशांक ने। ये कड़ी हमें बैठानी है किस तरह। बात करें ग्रह वर्मन की हत्या किसने की, ग्रह वर्मन की हत्या की भाई देवगुप्त ने। किसने की थी, देवगुप्त ने। और देवगुप्त की हत्या फिर किसने की, राज्यवर्धन ने। और राज्यवर्धन को फिर किसने मारा, शशांक ने। और शशांक को फिर किसने राया, शशांक को राया फिर हर्षवर्धन ने भाई। किसने राया, हर्षवर्धन ने। बात करें सम्राट हर्षवर्धन की, तो जन्म हुआ इनका 590 ईस्वी में भाई। कब हुआ, 590 ईस्वी में। मृत्यु हुई इनकी 647 ईस्वी में भाई। कब हुई, 647 में। और इनकी राजधानी है थानेश्वर। कौन सी राजधानी इनकी, थानेश्वर। उत्तर भारत पर विजय इन्होंने प्राप्त कर ली थी और दक्षिण भारत पर विजय के लिए निकले थे, लेकिन नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय से इनको हार का सामना करना पड़ा था, जो चालुक्य वंश का राजा था भाई। कौन, पुलकेशिन द्वितीय। और इसकी जानकारी हमें ऐहोल अभिलेख में देखने को मिलती है। वर्धन वंश का जो राजा था हर्षवर्धन, वो गद्दी पर कब बैठा, तो गद्दी पर बैठा था भाई 606 ईस्वी में भाई। कब बैठा था, 606 ईस्वी में। और जो नर्मदा नदी के तट पर इनका युद्ध हुआ था पुलकेशिन द्वितीय से, वो 634-35 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 634 से 634-35 ईस्वी में भाई। बात करें हर्षवर्धन, इसके दरबार के अंदर 629 ईस्वी में चीनी यात्री हवेन स्वांग आया था भाई। कौन आया था, 629 में चीनी यात्री हवेन स्वांग। और जो कब तक रहा, 643 ईस्वी तक हरियाणा के अंदर रहा था भाई। जो हवेन स्वांग है भाई, 629 में भारत आया था। भारत कब आया था, 629 में। और हरियाणा में पूछे तो हरियाणा में 634 ईस्वी में आया था भाई। हरियाणा के अंदर कब आया था, 634 में। और रहा कब तक, 643 ईस्वी तक हरियाणा के अंदर रहा था भाई। इसकी पुस्तक की बात करें तो पुस्तक का नाम है सीओ की भाई। क्या नाम है पुस्तक का, सीओ की। और बात करें सीओ की में थानेश्वर और ब्रह्म सरोवर की महिमा का वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इसको यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था भाई। हवेन स्वांग को यात्रियों का राजकुमार और आधुनिक शाक्य मुनि और नीति का पंडित है। 3 बातें याद रखनी है। हवेन स्वांग को नीति का पंडित, यात्रियों का राजकुमार, आधुनिक शाक्य मुनि भी कहा जाता था भाई। तो बात करेंगे हर्षवर्धन की रचनाएं। हर्षवर्धन की रचनाएं 3 थी भाई। कौन कौन सी, रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका भाई। कौन कौन सी थी, रत्नावली, नागानंद, प्रिय दर्शिका। यहाँ पर आपको बीच में नदियों की लंबाई देखने को मिलती है, साथ में याद रखें भाई। तो गंगा नदी लंबाई कितनी है, 2525 किलोमीटर। गोदावरी नदी की 1465 किलोमीटर। कृष्णा की 1400 किलोमीटर। यमुना की 1376। नर्मदा की 1312 किलोमीटर भाई। जो भारत की प्रमुख नदियां है उनकी लंबाई है, याद रख लेंगे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्ट है, साथ के साथ आप बीच में याद रखना भाई।
हर्षवर्धन के दरबारी कवि की बात करें तो हर्षवर्धन का दरबारी कवि बाणभट्ट भाई। कौन थे? बाणभट्ट, जिनकी दो रचनाएं थी, कादम्बरी और हर्षचरितम भाई। कादम्बरी और हर्षचरितम। जो रत्नावली रचना थी सम्राट हर्षवर्धन की, वो संस्कृति से संबंधित थी भाई। किससे संबंधित थी? संस्कृति से। और हर्षवर्धन प्राचीन काल में अंतिम हिंदू राजा था। प्राचीन काल के अंदर अंतिम हिंदू सम्राट कौन था? हर्षवर्धन। बात करें हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से देखने को मिली है? सोनीपत से भाई। हर्षकालीन ताम्र मुद्राएं हमें कहाँ से देखने को मिली है? सोनीपत से देखने को मिली है भाई। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर इतना ही भाई। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी भाई। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो हम आपसे ये रिक्वेस्ट भी जरूर करेंगे कि आप प्रैक्टिस सेट और लगाइए भाई, ताकि आपको पता चले कि आपको कितना कवर हो चुका है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सुरक्षित रहे, मस्त रहे और अपनी पढ़ाई जोरों शोरों से करते रहे भाई।